वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है वर्ल्ड आफ्टर 1945। हिस्ट्री के ऑलरेडी हम 1 to 5 चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस या वो चैप्टर्स नहीं देखे, एक अलग से सेपरेट कॉलम किया हुआ है कोर्स करके, जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर्स एक साथ इंक्लूड किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा परेशानी ना हो ढूंढने के लिए। आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं, चैप्टर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945। The page of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world। अगर हम बात करें हिस्ट्री को उठाए तो ये पहले के 5 चैप्टर में, उसके अलावा अपने पहले भी 8 स्टैंडर्ड वगैरह में देखे कि इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारा अनगिनत हमारे यहाँ पर वॉर्स यानी युद्ध देखने को मिलते है। Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the first and the second world war। सबसे ज्यादा उसमें से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर तक यूज हो गए, जो सबसे ज्यादा भयानक वॉर थे वो पूरे के पूरे याद रहेंगे तो वो है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा हुआ है। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म विद द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन इट फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट। ठीक है, ये सब को शांत करवाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिश किया हुआ था, ये सोचकर कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहेगी। बट एक टाइम के बाद लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है और 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 pressured human beings to once again make effort for peace and protection of independence। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 इतना भयानक हुआ कि उसके बाद लोगों ने शांतिपूर्वक सोचा कि हमें एक और एफर्ट देना चाहिए। किस लिए? तो वापस से हमारे यहाँ पर शांति, इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन बना रहे, इसीलिए हमें वापस से कुछ ऐसा एस्टेब्लिश करना चाहिए। और इसी के रिजल्ट में एस्टेब्लिश होता है यूनाइटेड नेशन। कब होता है यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश? 24 अक्टूबर 1945। आगे द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूनाइटेड नेशंस फॉलो करता था। द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल एंड एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन बिलो गिवन आर द गोल। पहले तो यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन के प्रीएम्बल में, यानी कि उसके मेन चीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या गोल इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीजें मैं बताइए। फर्स्ट है There is a determination to save the future generation from the pains of all destructive war। सबसे पहले कि जो भी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उन सबको डिस्ट्रक्टिव वॉर से बचाना। यानी कि अभी की जनरेशन जहां पर वॉर कम हो चुके हैं या एकदम ना बराबर हो चुके हैं, वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने इतने एफर्ट्स दिए कि फ्यूचर जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं। Here emphasis has been laid on responsibility born out of international laws and mutual understanding। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ बनाए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी हर नेशन को कि आपको उन लॉ को फॉलो करने और सबको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, यानी कि सारे देश को आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी होगी। सेकेंड है एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन डेवलपिंग टॉलरेंस म्यूचुअली सो दैट द होल वर्ल्ड डेवलप सोशली। ठीक है, हर इंसान को म्यूचुअली डेवलप्ड होना है, हर नेशन को, सारी कंट्रीज को एक दूसरे की पावर को समझना है, टॉलरेंस पावर को समझना है, और इसी की तरह से एक कंट्री नहीं पर पूरे वर्ल्ड को हमें सोशली डेवलप करना होगा। थर्ड, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट एज वेल एज बेसिक फ्रीडम शुड बी डिसेमिनेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर और रिलीजन। जितने भी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम होगी कोई भी कंट्रीज के बीच में, तो वो यूनाइटेड नेशन आके सॉल्व करेगी। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट यूनाइटेड नेशन करेगी। बेसिक फ्रीडम हर एक इंसान को मिलना ही चाहिए। वहां पर उनकी कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर और रिलीजन के बेस पर कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं। फोर्थ एंड लास्टली अपील टू ऑल द नेशन फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और लास्ट में सारे नेशन, यानी कि जो जो लोग यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबर होते हैं उन सारी कंट्रीज को अपील की जाती है कि आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव्स को मानिए और उसको फॉलो कीजिए। थर्ड, यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर conclude that dismissal of war and constant argue of peace is the main objective of United Nation। So United Nation का conclude यही पर होता है कैरेक्टर के, इसका मेन पर्पस है कि वॉर को रोक देने, वॉर को खत्म कर देना और हमेशा पीस के लिए आवाज उठाना, हमेशा पीस को आगे रखना और पूरी दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड वॉर, रीजन एंड कंसिक्वेंस, जो होता था 1945 से 1962 के बीच में देखने को मिलता है। अब पहले समझ लेते हैं कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर यानी कि जहां पर हथियार से, मारामारी से वॉर नहीं हो रही, बट उनके एक्शंस में दिख रहा है, जैसे टॉन्ट मारना या फिर कुछ पलट के जवाब देना। जैसे कोई दो फ्रेंड्स होते हैं जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बट दे आर कॉन्स्टेंटली इन वॉर, बट वो सिर्फ बातों से वॉर कर रहे हैं, उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर।
Through the World War II get over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers while taking the place of England and France. In war, England, France, Russia and America were together, but Russian administration policies create differences and thus America and England separated. अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, तो रशिया और अमेरिका एक सुपर पावर क्रिएट हुआ. अगर हम देखते हैं वॉर के अंदर, तो वॉर के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये सब लोग साथ में ही वॉर कर रहे थे, एक ही ग्रुप में. बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज थी जो अमेरिका और इन सब के बीच में मैच नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका और इंग्लैंड अलग हो गए. A strong competition between the two powers, example America and Russia, to establish supremacy over the world emerged after Second World War. और Second World War के बाद जब दो कंट्रीज बन गई, अमेरिका और रशिया अलग अलग होकर, दोनों की चाहत यही थी कि उन्हें सुपर पावर बनना था, सुप्रीम हासिल करना था पूरी दुनिया के अंदर. इसीलिए ये लोग एक बोल सकते हैं रेस में लग गए, एक अपने आप में वॉर में लग गए कि हम इनसे ज्यादा सुपीरियर बनेंगे. और ये दो सेंट्रलाइज पोल कौन से थे? अमेरिका और रशिया. Therefore, this time period is considered as bipolar world order. ठीक है, और इसीलिए ये पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है. Owing to extremely tense relation between two power blocks, this phase is known as Cold War phase. क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा टेंशन रहती थी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से सुप्रीम होने की कोशिश कर रहे हैं. रशिया अगर कोई न्यूक्लियर पावर बना रहा है तो अमेरिका उससे अच्छा बना रहा है, जिसकी वजह से हमेशा वर्ल्ड के अंदर एक टेंशन बना रहता था कि ये दोनों कभी भी लड़ सकते हैं. और इस पूरे फेज को कोल्ड वॉर फेज बोला जाता है. एट वेरियस इंसिडेंट्स बोथ द सुपर पावर ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर वॉर कर ही देंगे, इतने क्लोज वो लोग पहुंच जाते थे. There was a basic change in relation among powerful nation of the world after the World War. ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे पावरफुल नेशंस के रिलेशंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं. America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as leader of two rival power blocks as military powers. ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया, जिन्होंने मिलकर नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के सामने लड़ाई की थी और वर्ल्ड वॉर 2 में उन दोनों ने मिलकर लोगों को हराया था, वो वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों आपस में ही दुश्मन बन गए और उनके अपने अलग पावर ब्लॉक्स बन गए और मिलिट्री पावर तुम्हें देखने को मिलेगा. Thus the Cold War started between them. और इसी के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया. Through Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great power due to the terrible ruinations caused by the revenges of World War and ending of imperialism. अगर बात करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस की, जिनके पास भी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रेट पावर्स थी, उनका पास एक टाइम के बाद सारा स्टेटस उनका चला गया. क्यों चला गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर में वो लोग हार गए, उनकी जितनी भी चीजें थी वो दूसरे कंट्रीज ने ले लिया, इंपीरियलिज्म हो गया, यानी कि वो कंट्री का जो पास था वो सब दूसरे लोगों ने ले लिया. जर्मनी, इटली एंड जापान नॉट ओनली लॉस्ट द वॉर बट आल्सो वर रूइंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली. अगर बात करते हैं जर्मनी, इटली और जापान की, तो वो सिर्फ वर्ल्ड वॉर हारे नहीं थे, बट वो पूरी तरीके से रियून हो चुके थे. इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री पावर से पूरे की पूरी ये तीन कंट्रीज बर्बाद हो चुकी थी. आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन, रशिया कैप्चर द ईस्टर्न एरियाज ऑफ जर्मनी एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड द बाल्टिक स्टेट्स. ठीक है, अगर बात करते हैं कि रशिया की, तो रशिया ने ये जर्मनी के कुछ हिस्से जो हमने देखे अभी कंट्रीज के नाम, ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज पे रशिया ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया. दे गेव अवे रेंज ऑफ पावर टू रिस्पेक्टिव कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ दोज कंट्रीज. और उन्होंने पावर किसको दे दिया कि वहां की जो भी कम्युनिटी पावर होती थी उनको बोला कि आप अपनी कंट्री संभालिए, बट आपको किसके अंडर काम करना है? रशिया के अंडर सारा काम करना. दे डिड दिस टू कंटिन्यू देयर सुपीरियरिटी ऑन दिस कंट्री. और उन्होंने ये कंटिन्यू रखा क्योंकि वो अपनी सुपीरियरिटी बना के रखे अपनी कंट्री पे, क्योंकि हर एक इंसान चाहता था कि वो रशिया के साथ मिलकर काम करे. ड्यूरिंग 1949 by concluding a nuclear test, the Russia directly challenged the monopolistic nuclear power of America. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries. They were liberated by Britain and American forces. अगर बात करें 1949 में रशिया ने अपना सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद सीधा मोनोपोलिस्टिक न्यूक्लियर पावर, जैसे अमेरिका के पास जिनके पास न्यूक्लियर पावर पहले से था, उनको सीधा धमकी दे दी और उनको वॉर के लिए चैलेंज भी कर दिया था. वहां तक अगर देखते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और जितनी भी कंट्रीज थी वेस्टर्न साइड की, वो सारी क्या होने लगी? धीरे धीरे डेमोक्रेटिक होने लगी, यानी कि ब्रिटेन और अमेरिकन फोर्सेस से वहां से जो इंडिपेंडेंस है वो लोगों को मिलने
लगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करते हैं तो वो है द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्मी ग्रुप। पूरा जो वर्ल्ड है वो आर्मी ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। कैसे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी वाज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ राइवल ग्रुप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ट्रस्ट ही नहीं है, लोगों को हर एक पर्सन के ऊपर डाउट होता था कि क्या ये दूसरी आर्मी वाले कभी भी हम पे वॉर कर देंगे, कभी भी ये ग्रुप हम पर अटैक कर देगा। ये सारा फियर हमेशा बना रहता था। ओइंग टू फियर बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड डाउट बोथ द पावर एस्टैब्लिश देयर ओन मिलिट्री बेस। क्योंकि हर जगह पर डिस्ट्रस्ट और डाउट रहता था, हर एक आर्मी ने, हर एक कंट्री की आर्मी ने अपना अपना अलग मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया। Led and inspired by America, Western democratic countries on the North Atlantic Ocean established a military organization NATO। अमेरिका से इंस्पायर्ड होने के बाद जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, उन सब ने मिलकर नाटो एस्टैब्लिश किया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टैब्लिश किया था? अप्रैल 1949 में एस्टैब्लिश किया था। Year after a protect southeastern countries from the onslaught on the Soviet Union communalism, America and England established one more army organization in 1945, SEATO, Southeastern एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करते हैं दूसरे तरफ की, जहां पर साउथ ईस्टर्न कंट्री की बात करें तो रशिया उन पर हमला ना कर दे, इसी डर से अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1945 के अंदर, जिसका नाम है सीटो, साउथ ईस्टर्न एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। One more military organization, CENTO, Central Asia Treaty Organization, was established in the Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England। एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बीचों बीच बनाया गया था ईस्टर्न कंट्रीज के। किसके लीडरशिप और इंस्पिरेशन में आके? इंग्लैंड के लीडरशिप और इंस्पिरेशन में आके ये सेंटो बनाया गया था। Here various Arab countries joined CENTO. Later on America took over its leadership। बहुत सारी अरब कंट्रीज ने भी सेंटो को ज्वाइन किया और इसके बाद अमेरिका ने इसकी पूरी लीडरशिप संभाली थी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, किस तरीके से हथियार बन रहे थे, बनना बंद हुए थे, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशंस और उसकी एप्लीकेशंस। द कोल्ड वॉर व्हिच वाज मेन फॉर डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड गिव राइज टू फियर्स कंपटीशन अमंग सुपर पावर्स। ठीक है, जो कोल्ड वॉर था, यानी कि वॉर तो कर नहीं सकते, अब क्या करेंगे? एक दूसरे को पावर शो करेंगे। ये पावर और डोमिनेंस कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं इस दुनिया पर वर्ल्ड कर सकता हूं, रूल कर सकता हूं, ये सारी चीज दिखाने के लिए क्या हुआ? एक कंपटीशन सारी सुपर पावर्स के बीच में लग गए। एंड फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस आर्मामेंट रेस वाज गिवन हाई प्रायोरिटी। और डोमिनेंस यानी कि सुपीरियरिटी बताने के लिए सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसको दी? आर्मामेंट, यानी कि मैं सबसे ज्यादा हथियार डेवलप करूंगा। America had used atom bomb for the first time of two cities of Japan, namely Hiroshima and Nagasaki in 1945। अमेरिका इकलौती कंट्री है जिसने सबसे पहले एटम बॉम्ब का यूज किया था जापान की दो सिटी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में। दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेंसी। और ये एटम बॉम्ब फोड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी सुपर पावर दिखाई कि मैं सबसे महान हूं। Within next 4 years, the Soviet Union too proved its capacity of making atom bomb by conducting a nuclear test। और उसके 4 साल बाद ठीक सोवियत यूनियन यानी रशिया ने भी प्रूव कर दिया कि मैं भी एटम बॉम्ब बना सकता हूं अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली करने के बाद। दिस क्रिएटेड अ पावर बैलेंस बिटवीन द सुपर पावर। और यहाँ पर पावर बैलेंस आ गया, यानी अमेरिका पहले ये बोल के डराता था कि मैं तुम पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूंगा, बट 4 साल बाद जब रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो ये बैलेंस हो गया। रशिया ने बोला तुम फोड़ोगे तो मैं भी तुम पर बॉम्ब फोड़ूंगा। अमेरिका डिक्लेयर ब्लॉकेड ऑफ द कम्युनिस्ट कुबा व्हिच वाज ऑन साउथ ईस्ट टू डिफेंड कुबा अगेंस्ट पॉसिबल अटैक ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि ये जितने भी कम्युनिस्ट कुबा है इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ये डर था कि जितने भी पॉसिबल अटैक कर सकते थे रशिया वाले, उन सब से बचाने के लिए। द सोवियत यूनियन सेंड शिप्स लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स इन द कैरेबियन सी। और रशिया ने भी उनको डराने के लिए क्या किया? पूरी एक शिप जिसके अंदर मिसाइल्स लोड करने के बाद कैरेबियन सी में वहां पर नजदीक पहुंच गए। Both the superpowers threatened each other to use nuclear power। और वहां पर दोनों कंट्रीज रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे को धमकी दी कि हम तुम पर न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। द वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर। और वहां पर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। फाइनली लीडर्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन एंड टॉक ऑन द हॉटलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। और तब पहली बार हॉटलाइन पर अमेरिका और रशिया के जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में हॉटलाइन पर बात की। द सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स शिप्स एंड अमेरिका डिसाइडेड टू कर्ब न्यूक्लियर मिसाइल्स एम टुवर्ड्स
कुबा, ठीक है। और वहां पर बात करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि सोवियत यूनियन जो है वो अपनी शिप्स को विड्रॉ कर देगा, यानी कि सारे शिप्स को पीछे ले लेगा, और अमेरिका जो है वो कुबा को छोड़ देगा। द होल एपिसोड इज नोन एज कुबन क्राइसिस, और इस पूरे एपिसोड को कुबन क्राइसिस बोला जाता है। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इज बिगिन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पावर्स। कुबन क्राइसिस क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कुबन क्राइसिस की वजह से ही पहली बार दो सुपर पावर्स ने एक दूसरे के साथ बात की थी। दिस इंसिडेंट इज इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही लोगों ने डिसआर्मामेंट की शुरुआत की थी, यानी कि हथियार बनाने पे रोक लगा दी थी। द एंटायर कुबन क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और इसलिए कुबन क्राइसिस को बोला जाता है कि कुबन क्राइसिस से शुरुआत हुई थी कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था सुपर पावर के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगा। अमेरिका, the Soviet Union and the Britain agreed on maintaining control over the nuclear production, experiment and proliferation, ठीक है। अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन, इन तीनों ने ये एग्री किया कि अब हम न्यूक्लियर प्रोडक्शन पर कंट्रोल लाएंगे, यानी हम न्यूक्लियर प्रोडक्शन का कम कर देंगे, हम एक्सपेरिमेंट भी कम कर देंगे। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, और इस पूरे एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया था? पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी बोला जाता है। फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज्ड टू साइन दिस ट्रीटी। चाइना आल्सो कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 एंड रिफ्यूज्ड टू साइन द ट्रीटी। फ्रांस ने ये ट्रीटी साइन करने से ना बोल दिया था कि मैं तो आर्मामेंट बनाऊंगा, मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा। चाइना ने भी 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ये ट्रीटी ना बोल दिया था कि मैं इस ट्रीटी को साइन करूंगा नहीं। दिस ट्रीटी इम्पोज्ड बैन ऑन कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। इस ट्रीटी के तहत आप कोई भी ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो। And of course, expect Communist China. The other four were already permanent member of the United Nations Security Council, processing veto power. ठीक है, और चाइना को छोड़ के बाकी चार जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर के अंदर आती थी। वीटो पावर किसको बोला जाता है? कि जब तक ये सारी कंट्रीज एग्री नहीं करेगी, कोई भी चीज का डिसीजन लिया जाएगा नहीं। Apart from nuclear weapon and missiles, the superpower have also developed chemical and biological weapons. न्यूक्लियर पावर और मिसाइल के अलावा भी सुपर पावर्स ने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाए थे। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स कैसे होते हैं? जैसे वायरस वगैरह बना के हवा में छोड़ देना, जिसकी वजह से एक ही बार में जहां हवा फैलेगी वहां लोग मरना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके के खतरनाक वेपन्स जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते बट लोगों की जान एटमॉस्फेयर में घुल मिल के लेंगे, ऐसे वेपन्स भी उन्होंने बनाए थे। This weapon of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth. ये ऐसे वेपन थे जो मिलियंस ऑफ लोगों को मार सकते थे बिना कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हुए, यानी किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हवा के साथ लोग जैसे ब्रीथिंग करेंगे लोग मरना शुरू हो जाएंगे। People would die miserably while suffering from various diseases because of this lethal weapons. लोग जो है वो बीमारियां हो के मर जाएंगे। इस तरीके के वेपन्स उन्होंने बनाए थे। During this decade, many important and far-fetching changes took place in international politics. ठीक है, बहुत सारे, ये पूरे डिकेड में 1945 से 1965 के 10 साल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और जो पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो जाए ऐसे पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई गई थी। Owing to many reasons, the Cold War among superpower also ended, and so the nuclear ban treaty helped in this concern. और बहुत सारे रीजंस की वजह से कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी थी उन्होंने भी मदद की कि लोगों ने न्यूक्लियर प्रोडक्शन कम कर दिया। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दिस ट्रीटी बट इट इज ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट। इंडिया ने हमेशा ये ट्रीटी को फॉलो किया और वो डिसआर्मामेंट के सपोर्ट में ही रहे हैं। द वर्ल्ड विल बी ऑलवेज इन डेंजर अंटिल द डिसआर्मामेंट ऑफ लीथल वेपन इज नॉट डन। जब तक ये जो पूरी दुनिया है वो डेंजर में रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक जो हमने लीथल वेपन्स देखे, यानी कि जो केमिकल वाले वेपन्स है, ये जब तक का प्रोडक्शन इनका बंद नहीं होता तब तक पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन इन एशिया। एशिया के अंदर कैसे इंडिपेंडेंट नेशन शुरू हुआ? तो इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहले एशिया की अगर बात करें तो इंडिया की बात करेंगे, जिसको 1947 में आजादी मिली थी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद। Owing to Britain's policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations, namely India and Pakistan. ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ पे और अलग अलग रीजंस की वजह से इंडिया जो है वो दो हिस्सों में बट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान। In the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948.
1948 और सेम हमसे इंस्पायर होकर स्ट्रगल किया तो श्रीलंका और म्यांमार जैसी कंट्री को भी ब्रिटेन से आजादी मिल गई 1948 में। In the case of Indonesia, the United Nations play an important role. 1949 इंडोनेशिया की आजादी करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1949 में। एशियन कंट्रीज लाइक लेओस, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस। एशियन कंट्रीज जैसे लेओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज को भी इंडिपेंडेंस मिला। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर कैसे इंडिपेंडेंट नेशंस डिक्लेयर्ड होने लगे। द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज प्रूव टू बी द गुड ओमेन फॉर द एंस्क्लेव्ड नेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के लिए कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर एक गुड ओमेन प्रूव हुआ था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उनको आजादी मिलना शुरू हो गया था। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज लाइक अबनिसिया, जिसको इथोपिया बोलते हैं, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट वेर इंडिपेंडेंट। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ इथोपिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशियन कंट्रीज इंस्पायर्ड द अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जैसे एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया या बाकी सारी कंट्रीज के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उससे इंस्पायर होकर अफ्रीकन कंट्रीज ने भी अपना फ्रीडम स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। It resulted in the during the tenure of 16 years from 1951 to 1966 40 small and large countries become free। और इसके रिजल्ट में 16 साल के अंदर 1951 से लेकर 1966 तक अफ्रीका की छोटी और बड़ी 40 कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। Imperialist countries tried to have supremacy over this country, but this country either joined the superpower or the military resource and got their freedom। Imperialist countries ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हम इन छोटी बड़ी कंट्रीज पर अपना जो सुप्रीमेंसी है वो बना के रखे, बट ये जो कंट्रीज थी इन्होंने अपने खुद के स्ट्रगल से या तो सुपर पावर को ज्वाइन कर लिया या खुद का मिलिट्री रिसोर्स बना के ये लोग अपने आप को फ्रीडम कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉन अलाइन मूवमेंट। Some new nations adopted the policy of not to align with any of the two power block and military blocks। अब नॉन अलाइन मूवमेंट कैसे हुआ? नॉन अलाइन मूवमेंट यानी अभी तक ऐसा चल रहा था कि जो भी कंट्री आजाद हो रही है या फिर जो भी दूसरी कंट्रीज है वो एक नहीं तो दूसरे सुपर पावर के साथ ज्वाइन हो रही थी, या तो अमेरिका के साथ ज्वाइन हो रही थी या रशिया के साथ ज्वाइन हो रही थी। नॉन अलाइन मूवमेंट एक ऐसा टाइम आया जहां पर एक कंट्री बोलने लगी कि ना मैं कोई भी सुपर पावर के साथ ज्वाइन नहीं होना है, हम हमारी खुद की कंट्री को खुद से डेवलप करेंगे, हम हमारी खुद से मिलिट्री डेवलप करेंगे। They decided that they would maintain equal distance with both blocks। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही सुपर पावर से इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे, दूर रहेंगे, हम किसी भी सुपर पावर के साथ ज्वाइन होंगे नहीं। These nations were identified as the non-aligned nations and their foreign policy was called non-aligned policy। ऐसे नेशंस को क्या बोला जाता था, किस नाम से जाने जाते थे? तो नॉन अलाइंड नेशन के नाम से जाने जाते थे और इनकी फॉरेन पॉलिसी को बोला जाता था नॉन अलाइंड पॉलिसी। Those neutral nations that did not want to adopt the ideologies of either of the two superpower of the world wished to have an all-round development maintaining its unique existence under the leadership of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia's first President Sukarno, Egypt's second President Gamal Abdel Nasser, Ghana's first President Kawal Nkrumah, Yugoslavia's President Josip Broz Tito got the thumbing support for this movement। और अगर बात करते हैं जब सबसे पहले ये बात आई थी कि कोई भी एक आइडियोलॉजी जो दो सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना चाहती है, जो एक नॉन अलाइन लेना चाहती है, जो एक यूनिक एग्जिस्टेंस यानी कि अपने आप को एक यूनिक बताना चाहती है कि मैं अपनी मिलिट्री अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकती हूँ, तो उस कंट्री के अंदर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंदर इंडिया, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के सेकेंड प्रेसिडेंट गैमल एबल नेसर, गाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट केवल निकोलबा, युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज, इन सब ने ये सपोर्ट किया कि हाँ हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम कोई भी कंट्री सुपर पावर के साथ अलाइन होंगे नहीं। In this non-alignment council, 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present। और ये non-alignment council के तहत एशिया की 23 countries और अफ्रीका की 6 कंट्री प्रेजेंट थी। The organization was formed in Belgrade in 1961 known as NAM, NAM, Non-Aligned Movement। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड हुआ था बेलग्रेड के अंदर 1961 में NAM यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट वेर फ्रेम। और हमारे लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में पूरी की पूरी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फ्रेम किया गया था। Name completed values leadership। Nehru believed that movement continues to see a role for itself as in its view the world poorest nation remain exploited and marginalized no longer by opposing superpower but rather in a unipolar world, and it is the Western hegemony and new
and neo-colonialism that the movement has really realigned itself again. जवाहरलाल नेहरू ये पूरी दुनिया को बताया था कि क्यों हम किसी और के साथ मिले, हम किसी भी कंट्री का अपोज नहीं कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे कि हम कोई भी सुपर पावर का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, यानी कि हम कोई भी सुपर पावर के अंडर में नहीं रहना चाहते, ना उनके अंडर में हम कोई काम करना चाहते हैं, हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट खुद से करेंगे। It opposes foreign occupation, interferes in internal affairs, and aggressive unilateral measures, but it had also shifted to focus on the socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and the implications of neoliberal policies. इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि फॉरेन ऑक्यूपेशंस को इग्नोर किया जाएगा, यानी कि जो कंट्री है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगी, खुद से काम करेगी। इंटरफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स, जो भी हमारी कंट्री का मैटर है हम हैंडल करेंगे, दूसरे कोई और कंट्री को उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और जितनी भी एग्रेसिव पॉलिसी है वो सारी अडॉप्ट नहीं होगी। बट धीरे धीरे ये सारा फोकस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज भी ला रहा था, यानी कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली और सोशली सारी चीजें डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। स्पेशली इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन में भी इनइक्वालिटी होता है, कुछ कंट्री को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ कंट्री को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीजों को टैकल करना, चैलेंजेस को एक अच्छे से मैनेज करना, ये सारा चैलेंज हमारे सामने उस टाइम पर था। The non-aligned movement has identified economic underdevelopment, poverty and social injustice as growing threats to peace and security. धीरे धीरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को क्या मिलने लगी, थ्रेट्स मिलने लगी कि भाई आप अंडर डेवलप रह जाओगे, आप गरीबी रह जाओगे, आपके अंदर इनजस्टिस की मेंटेन रहेगा। ये सारी चीजों को लेके हमको थ्रेट देने लगे कि ये सारी कंट्रीज ऐसे रह जाएगी अगर आप सुपर पावर के साथ ज्वाइन होते नहीं हो। Today, more and more countries have joined the non-aligned movement. Union Summit was held at Kuala Lumpur on 13 मई 2003. आज दुनिया के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन कर रही है, जो खुद से डेवलप कर रही है। इसके यूनियन समिट हुई थी कुआला के अंदर लुमपुर में 13 मई 2003 के अंदर। फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स मैनी इंसिडेंट्स हैव हैपेंड। पिछले 40 साल के अंदर, यानी कि 4 डिकेड्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर इंसिडेंट हुए हैं। With the disintegration of Soviet Union and Russia, power decreased. America emerged as the superpower. Imperial policy decreased to minimum in other countries. In this situation, non-aligned movement played a dominant role. धीरे धीरे क्या होने लगा, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के पावर डिक्रीज हो गए, अमेरिका जो है वो सुपर पावर से थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगा, और बाकी सारी पॉलिसीज की वजह से जो कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट में थी उनके पास डोमिनेंट पावर आने लगा, यानी कि वो कंट्रीज ज्यादा अच्छे से डेवलप करने लगी। The non-aligned movement with their non-aligned policy were successful in contributing towards world politics. और जो नॉन अलाइंड नेशंस थे, जो किसी के भी सुपर पावर के साथ ज्वाइन हुए, वो और उनकी पॉलिसी की वजह से हम सक्सेसफुल रहे इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन शोइंग ऑफ इट मोरल इंपैक्ट फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, स्टॉपिंग वॉर्स, मेंटेनिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड नेशनलिज्म एज वेल एज द सुपर पावर अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड ऑफ डिसआर्मामेंट। नॉन अलाइंड नेशन की बात करते हैं तो नॉन अलाइंड नेशन सक्सेसफुल हुआ किन किन चीजों में, तो इस दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के अंदर, वॉर को स्टॉप कराने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, और नेशनलिज्म के लिए, यानी कि खुद की कंट्री को अच्छे से डेवलप करने के लिए, और सुपर पावर का ये एटीट्यूड तोड़ने के लिए, यानी कि उनको डिसआर्मामेंट तक लेके आने के लिए, यानी कि सारी कंट्रीज ने डिसआर्मामेंट एडॉप्ट किया। ये था पूरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कैसे जर्मनी के अलग अलग पार्टीशन हुआ और उसका यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी वाज द मेन कॉज बिहाइंड बोथ द वर्ल्ड वॉर। इट फेस्ड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 2। दोनों ही वर्ल्ड वॉर के पीछे का मेन रीजन था जर्मनी, और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही ह्यूमिलेटिंग यानी बहुत ही शर्मनाक हार हारी थी जर्मनी ने। ऑल इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कोलैप्स्ड कंप्लीटली। जर्मनी के सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। देयर वाज नॉट अ सिंगल लार्ज पार्टी लेफ्ट इन द होल ऑफ द कंट्री दैट कुड रूल द नेशन। पूरे जर्मनी के अंदर ऐसी एक भी पार्टी नहीं बची थी जो पूरे जर्मनी के ऊपर रूल करे और उसको वापस डेवलप कर पाए। In addition to that, there was fear that Germany would pose threat to the world once again. और इसी वजह से सब लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं जर्मनी वापस ऐसी कोई सिचुएशन में आएगा जहां पर वर्ल्ड उसको पूरा कैप्चर कर लेगा। इफ इट इमर्जेस एज अ मिलिट्री पावर वंस अगेन, और धीरे धीरे जर्मनी ने वापस मिलिट्री पावर डेवलप करना शुरू किया। Therefore, the defeated Germany was divided into 4 administrative segment, और इसीलिए हारा हुआ जो जर्मनी था उसको टोटल 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया गया। The Soviet Red Army in the later phase of the war had captured the eastern part of the Germany. उसके बाद अगर सोवियत रेड आर्मी की बात करें तो उन्होंने पूरी जर्मनी के हारने के बाद उसका ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर
कर लिया था। Therefore, it was accepted that Eastern Germany would remain in their control. और इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था कि ईस्टर्न जर्मनी जो है वो सोवियत रेड आर्मी के अंडर में रहेगा। Whereas it was decided that America would control southwestern side of Germany, और ये डिसाइड किया गया कि अमेरिका जो है वो जर्मनी का साउथ वेस्टर्न साइड पे रूल करेगा। फ्रांस वुड कंट्रोल इट्स एरिया नियर फ्रांस, और जितना भी जर्मनी का एरिया जो फ्रांस के करीब में है वो सारा फ्रांस कंट्रोल करेगा। while ब्रिटेन वुड कंट्रोल एरियाज ऑफ जर्मनी बॉर्डरिंग बेल्जियम एंड हॉलैंड, और ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि जितना भी पार्ट जो बेल्जियम और हॉलैंड की बॉर्डरिंग के पास आता है वो सारा ब्रिटेन कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी को अपने अपने तरीके से बांट लिया था। अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सर्टेन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। मीनवाइल एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड डाउट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, और उसके बीच में पहले से ही हमने देखा कि अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर के ब्लॉक में डिस्ट्रस्ट बैठ चुका है, डाउट बैठ चुका है, वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और अमेरिका और बाकी सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने एस्टैब्लिश किया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, और इस चीज को किस किसने ज्वाइन किया? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को ज्वाइन किया। On the other side, the Soviet Union also declared East Germany as Democratic Republic of East Germany. वहीं पर रशिया ने अपने खुद से अलग साइड ईस्ट जर्मनी को डिक्लेयर किया, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी डिक्लेयर किया। Thus, after the war, two independent German states came into existence, namely West Germany Democratic and East Germany Communist. और वॉर के बाद टोटल जर्मन के दो इंडिपेंडेंट स्टेट हमको देखने को मिलते हैं। पहला वेस्ट जर्मनी जिसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं, और दूसरा ईस्ट जर्मनी जिसको कम्युनलिस्ट बोलते हैं। As Germany, three western segment were united, three administrative segment of Berlin also united. क्योंकि हमने देखा कि जर्मनी के तीन सेगमेंट ज्वाइन हो गए। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन वाले सेगमेंट ज्वाइन हो गए, तो बर्लिन के भी तीन जो सेगमेंट है वो यूनाइटेड हो गए। In a reaction to this, Soviet Union in April 1948 declared Berlin blockade, और ये पूरा देखने के बाद रिएक्ट किया सोवियत यूनियन यानी रशिया ने अप्रैल 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड। दिस रिजल्टेड इनटू ट्रेमेडियस टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, और बर्लिन ब्लॉकेड को डिक्लेयर करने के बाद एक बहुत ज्यादा टेंशन अराइज हो गया था रशिया और बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। लेटर ऑन अ हाई एंड 42 किलोमीटर लॉन्ग वॉल सेपरेटिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बर्लिन वाज कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद 42 किलोमीटर लंबी और ऊंची दीवारें बीच में बनाई गई। किस किस के? वेस्ट और ईस्टर्न बर्लिन के बीच में। The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो हजारों जर्मन को रोके, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, वो दीवार को जंप करके या ना वेस्टर्न जर्मनी में आ रहे थे जहां पर एक अच्छा एटमोस्फियर था। Many people lost their lives in doing so, और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई ये सारा करने के लिए। After about 4 to 4.5 decades, वेस्टर्न जर्मनी मेड एन एस्टोनिंग डेवलपमेंट। तकरीबन 4 और 4.5 डिकेड के बाद, यानी कि तकरीबन 40 और 45 इयर्स के बाद वेस्टर्न जर्मनी ने डेवलपमेंट करना शुरू किया। एक्सपर्ट कंसिडर दैट द जर्मन मिरेकल देयर वाज नो रिमार्केबल चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईस्ट जर्मनी, और जो एक्सपर्ट है वो बोलते हैं जर्मन मिरेकल, यानी कि जो ईस्ट जर्मनी था उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो जैसा पहले था वैसा ही आज भी देखने को मिलता है। द ईस्ट जर्मन कम्युनलिस्ट गवर्नमेंट क्रस्ड ऑल होप ऑफ इट्स पीपल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ईस्ट जर्मन की गवर्नमेंट थी उन्होंने सारी लोगों की उम्मीदें तोड़ दी थी कि अब ईस्ट जर्मनी कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो भी पाएगा या नहीं। Till 1990, many important and far-fetching changes took place in international politics. 1990 तक बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है इंटरनेशनल पॉलिसीज के अंदर। Owing to many reasons, the Cold War among superpower also ended, और बहुत सारे रीजन की वजह से कोल्ड वॉर जो था सुपर पावर के बीच में वो भी खत्म हो गया। These years witness cracked in otherwise impeaching Soviet Union, और ये देखने को मिलता है कि बहुत तरीके से जो रशिया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्रैक में आ रहा था, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड, और धीरे धीरे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि सोवियत यूनियन रशिया टूटने लगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट ऑन अक्टूबर 3, 1990 बोथ द जर्मनी यूनाइटेड, और इसी की वजह से अक्टूबर 3, 1990 को दोनों जर्मनी यूनाइट हो गए, यानी जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो अलग अलग था वो एक हो गया। पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल, और जो वो
लंबी बनाई थी 42 किलोमीटर की वॉल, वो लोगों ने तोड़ दी, विच वॉज सिंबल ऑफ जर्मन डिवीजन, जो जर्मन डिवीजन का सिंबल था, एक दीवार की वजह से जो दोनों बटे हुए थे वो उन्होंने तोड़ दी. People consider demolitions of the Berlin Wall as the end of the Cold War era and celebrate the occasion wholeheartedly. और धीरे धीरे बर्लिन का जो वॉल थी वो भी लोगों ने तोड़ दी, कोल्ड वॉर को कंप्लीट किया, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पूरे दिल से. टुडे यूनाइटेड जर्मनी हैज टर्न्ड आउट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर इन यूरोप. और आज जो यूनाइटेड जर्मनी है, जो दोनों जर्मनी मिल चुके हैं, वेस्ट और ईस्ट, और यूनिफाइड जो जर्मनी बना है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर देखने को मिलता है यूरोप के अंदर. आफ्टर 1990 they have made a tremendous effort to be the strongest economic nation in the last decade. 1990 के बाद लास्ट डिकेड के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से एफर्ट डाले कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक बना पाए. टुडे इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग नेशन इन द यूरोपियन यूनियन. और आज जर्मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा लीडिंग नेशन में से आता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. कैसे रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बट गया. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिखेल गोर्बेचेव लिबरल पॉलिसी लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. रशिया, अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी यानी लास्ट डिकेड की, तो सोवियत यूनियन, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिखेल गोर्बेचेव, उन्होंने अपनी पॉलिसी की वजह से रशिया को डिसइंटीग्रेट किया. Peaceful disintegration of Soviet Union is considered as the epoch making in the international politics. ठीक है, जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट हुआ है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है, बहुत ही पीसफुली हुआ है, इसीलिए इसको epoch making बोला जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. मिखेल गोर्बेचेव become the prime minister from the socialist side on 11th March 1989. और जो मिखेल गोर्बेचेव थे वो प्राइम मिनिस्टर बने सोशलिस्टिक साइड के 11th मार्च 1989 को. ही हैड अ लिबरल एटीट्यूड. ठीक है, उनका एक लिबरल एटीट्यूड था, यानी कि बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड उनका नहीं था. रशिया had progressed tremendously in the field of science and technology. They also had acquired capability to compete with superpower like America. रशिया ने उसके बाद बहुत अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट किया. उसके बाद उसने सुपर पावर जैसे अमेरिका के साथ compete भी किया है डेवलपमेंट के मैटर में. गोर्बेचेव adopted two policies, glasnost and perestroika. In this way, Gorbachev introduced economic and political reform in the place of single-handed communist rule. और इसी से गोर्बेचेव ने दो पॉलिसीज का एडॉप्ट किया था, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका. और उसके बाद गोर्बेचेव ने इंट्रोड्यूस किया अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म, जिसकी वजह से एक सिंगल हैंडेड जो रूल थी, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की, और वो जो कम्युनिस्ट रूल था सिंगल हैंडेड उन्होंने संभाला और अच्छे से डेवलप किया. The stronghold of Communist Party, the Soviet bureaucracy and the Red Army started winking. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से धीरे धीरे जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी और रेड आर्मी जो थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी. इन 1990 प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटर ऑफ सोवियत यूनियन बिगिन. 1990 के अंदर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था रशिया. टुवर्ड द एंड, out of 15 states, 14 states become independent and disintegrate of Soviet Union came to an end December 1999. और तकरीबन 15 में से 14 ऐसे स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे रशिया से, यानी कि रशिया से अलग हो चुके थे. कब तक? दिसंबर 1991 तक. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इंडिया कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया. India has contributed significantly at the international level during its freedom struggle and after its independence. इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते रहे. जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब भी, आजादी के लिए, और आजादी के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद भी. इंडिया हैज ऑलवेज अपोज इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड एविल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया ने हमेशा ये गलत चीजों को अपोज किया है, जैसे कॉलोनियलिज्म यानी अपनी अपनी कम्युनिटी हर जगह पर बनाना, दूसरे कंट्रीज को कैप्चर करना, या फिर डिस्क्रिमिनेट करना अलग अलग कंट्री को अलग अलग तरीके से. ये सारी चीज इंडिया हमेशा अपोज करता आया है. इट हैज सपोर्टेड मूवमेंट्स अपोजिंग सच एविल्स. ठीक है, हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं जो ये सारी चीज ना करे. India has always remained active in the formation of United Nation and is actively involved in all its activities. हमने पीसफुल यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट में मदद की है. ठीक है, उसके साथ हम लोग जुड़े रहे. यूनाइटेड नेशन जब से आया है तब से लेकर अब तक हम लोग सारी उसकी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. India has played an important role by standing its military to support the United Nations effort in maintaining international peace and security. इंडिया ने अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को हमेशा सपोर्ट के लिए भेजा है जब जब यूनाइटेड नेशंस को पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जरूरत
पड़ी है। इंडिया हैज वर्कड एप्रिशिएटिवली बाय सेंडिंग मिलिट्री ट्रूप्स टू कंट्रीज लाइक गाजा, किरब्स, कांगो एंड श्रीलंका ड्यूरिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया ने अपनी मिलिट्री बहुत सारी कंट्रीज में भेजी है जब उनको जरूरत थी, जैसे गाजा में, कांगो में, श्रीलंका में वगैरह, जब उनके वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। इंडिया हैज हेल्प्ड एक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस। शांति बनाए रखने के लिए इंडिया ने हमेशा आगे बढ़ के मदद की है। इंडिया हैज प्रेजेंटली एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसआर्मामेंट टू अचीव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। हमने हमेशा डिसआर्मामेंट को भी सपोर्ट किया है कि हम लोग हथियार इतने मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। In this issue, it has taken leadership in debates world around and in making useful suggestions. India has expressed the desire of the entire humanity for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament in the United Nations General Assembly. हमने हमेशा डिबेट इसी बात पर किया कि वर्ल्ड के अंदर शांति होनी चाहिए, कैसे एक साथ हम मिलजुल कर सब डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये तक प्रस्ताव दिया था कि जो अभी तक थोड़ा बैंड लगा है उसकी जगह टोटल बैंड लगा दिया जाए न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। To spend the money in the upliftment of poor people in other countries instead of using money in creation of nuclear weapon and military has been always been a demand for India in a United Nation. United Nation के अंदर इंडिया ने यही हमेशा डिमांड की है कि जो पैसा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम लोग जो न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसके जगह वही चीज हम लोग कोई पुअर पीपल के लिए डेवलप करे दूसरी कंट्रीज के अंदर। वर्ल्ड पीस हैज परमानेंटली रिमेन इंडियाज प्राइमरी कंसर्न फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। हमारे लिए हमेशा पहली परमानेंट जो प्रायोरिटी है वो पीस और सिक्योरिटी है। इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन एक्टिव टू अचीव एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशन। इंडिया ने हमेशा ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनाया है जहां पर वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं, दूसरी कंट्रीज पर भरोसा करते हैं और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ। इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अब हम देखते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है। पहला है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए के साथ और इंडिया का क्या रिलेशन है। बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक कंट्री। दोनों यूएस और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग लॉट ऑफ सिमिलरिटीज, there has been lot of ups and downs in the relationship also. दोनों कंट्रीज के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज तो है, बट उसके अलावा भी दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। The US did not like India's role of not joining any power bloc and accepting non-aligned policy after its independence. US को एक बात अच्छी नहीं लगी थी कि इंडिया ने कोई भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था और नॉन अलाइनमेंट रहे थे। Further, they hoped that India would join them, but India joined non-aligned movement. उनको ऐसा लगा था कि इंडिया यूएस को ज्वाइन करेगी, बट इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। There is another reason that amicable relation between India and US could not grow. और उसके अलावा भी कुछ अलग रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो इतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। दैट इज यूएस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान। और इसी वजह से यूएस जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को फेवर करते आए। दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मैटर में भी यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास होना चाहिए। पाकिस्तान हैज जॉइंड यूएस लेड पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक, whereas India had adopted policy of non-alignment. आजादी के बाद पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन किया था एज अ पावर ब्लॉक, बट इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया था। Treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important point of disagreement between India and US. ठीक है, जो ट्रीटीज थी न्यूक्लियर पावर की कि हम न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारे एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप इतने डेवलप नहीं हो पाए। दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते थे। US has presided that India should sign the nuclear non-profilation treaty and comprehensive test ban treaty. US को ऐसा था कि इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए और इंडिया को ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए, बट इंडिया ये चाहता था कि हम हमारा न्यूक्लियर टेस्ट करें। इसी के ऊपर मूवीज वगैरह भी बनी हुई है कैसे हमने हमारा फर्स्ट पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हासिल किया था। When India conducted nuclear test in Pokhran in Rajasthan in 1998, it was taken seriously and certain sanctions were imposed against India and US aided financially and technically. जब हमने सबसे पहले पोखरण राजस्थान में 1998 में अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो अब यूएस बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने बहुत ज्यादा इम्पोज हमारे ऊपर बहुत सारे अलग अलग ऐसी भी चीजें बोलते हैं ना कि गुनाह भी लगाए थे कि इंडिया ने ये सारी चीजें ट्रीटी के खिलाफ किया है। फाइनेंशियली और टेक्निकली इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, ऐसा यूएस को लगता था। There is a remarkable change in relation between both countries after terrorist attack on New York's World Trade Center on September 11, 2001. बट दोनों कंट्री के अंदर रिलेशन चेंज हो गए जब टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे सितंबर 11, 2001 में।
द यूएस इज नाउ एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली वेरी फास्ट, और तब जाके यूएस ने ये माना कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली अच्छे से ग्रो कर रहा है। नाउ बोथ द कंट्रीज विश दैट देयर शुड बी इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब दोनों कंट्री ऐसा चाहती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन रहे। In September 2014-15, India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nation. दो सितंबर 2014 और 15 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो अमेरिका भी गए थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी एड्रेस किया था। American President Barack Obama was the first American president to be the chief guest for India's 66th Republic Day celebration. अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वो सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। इन दिस वे अमेरिका एंड इंडिया नाउ हैज अ कॉर्डियल एंड एमिकेबल रिलेशन। द इशू ऑफ टेररिज्म आर कंसर्न ऑफ द हेड ऑफ द कंट्री। और अगर देखने जाए तो अभी अमेरिका और इंडिया के अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। जो एक मेन इशू है टेररिज्म का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन, यानी रशिया। इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप कैसे? द सोवियत यूनियन हैज हेल्प्ड इंडिया कंसिडरेबली इन एस्टैब्लिशमेंट हेवी एंड की इंडस्ट्रीज। रशिया ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है और मदद की है हैवी और बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। द रशिया हैज टेकन इंडिया साइड इन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के मैटर में रशिया ने इंडिया की साइड ली थी। They also have often exercised their veto power in the United Nations Security Council to see that proposal against India pertaining to Jammu Kashmir issue should not pass. Even रशिया ने वीटो पावर का यूज किया था इंडिया के लिए कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के पास ही रहे, इंडिया से छीना जाए नहीं। इन दिस वे रशिया एंड इंडिया हैज वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशन, और इसी वजह से इंडिया और रशिया के बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलते हैं। अब है इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्री। इंडिया की आसपास की कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे है? तो सबसे पहले आता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे। इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ऑलवेज स्ट्रेसफुल। इंडिया के बंटवारे के बाद हमेशा हम इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रेसफुल यानी टेंशन भरे रहे हैं। Three gruesome wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971. हमारे यहाँ पर तीन बहुत बड़े युद्ध हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कौन कौन से ईयर में? 1948 में, 1965 में और 1971 में। इन ऑल दिस वॉर पाकिस्तान वाज डिफीटेड, और इन तीनों वॉर में, सारे वॉर में पाकिस्तान इंडिया से हारा था। बोथ द कंट्रीज हैव टेस्टलेट एंड शिमला ट्रीटी बट पाकिस्तान डज नॉट फॉलो इट विद अटमोस्ट डिवोशन। दोनों कंट्री के बीच में ताशकंद और शिमला ट्रीटी है बट पाकिस्तान इस ट्रीटी को मानता नहीं है। In 1999, Kargil war between India and Pakistan took place. Fortunately, heads of both the countries have expressed eagerness to resolve all issues peacefully through negotiation. 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान हार गया था, तो दोनों कंट्री ने यह सोचा था कि अब पीसफुल ट्रीटी साइन होगी और नेगोशिएशंस होंगे। इंडिया और चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस है? इंडिया एंड चाइना रिलेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1954। 1954 में हमारे रिलेशन स्टार्ट हुए थे चाइना के साथ। व्हेन चाइना डिस्प्लेड इट्स बाउंड्री रीजन्स ऑन मैप, इट डिस्ट्रीब्यूटेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जब चाइना ने अपनी मैप ज्यादा बताई थी, यानी कि जो इंडिया का हिस्सा था वो भी चाइना अपने अंदर दिखा रहा था, तब हमारे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे। India opposed greatly when China showed most of the region belonging to India is belonging to them. जब चाइना ने ये बोला कि इंडिया के ये जो रीजन्स है जो हमारे हैं, तब इंडिया ने बहुत ज्यादा अपोज किया था कि ये इंडिया के रीजन्स है जिसको आप अपना नहीं बता सकते। The McMahon border showing the border region between India and China was rejected by China and it led to further discomfort in the relation. मैकमोहन जो बॉर्डर थी वो चाइना ने बोला कि ये बॉर्डर सही नहीं है, इंडिया का ये कुछ हिस्सा भी हमारे अंदर आता है। उसके बाद इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो डिस्कम्फर्ट में आ गए। China attacked India in 1962 and captured the regions which were displayed in their map. 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और वो सारे रीजन्स कैप्चर कर लिए जो उनके मैप में उन्होंने शो किए थे। इंडिया सेंड मिलिट्री ट्रूप्स टू इट्स बॉर्डर रीजन टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना, और बाद में इंडिया ने मिलिट्री भेजी थी उन बॉर्डर्स पर सेफ करने के लिए चाइना से। चाइना मेड अ फुल स्टॉप टू द वॉर एंड इन दिस वेरी वॉर एंडेड, और उसके बाद चाइना ने वॉर पर फुल स्टॉप लगा दिया और वॉर खत्म हो गई। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मेनी मीटिंग्स वेर हेल्ड बट इट टर्न आउट इन द फुटाइल। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी इंडिया चाइना की, बट वो सारी कहीं ना कहीं कोशिश नाकामयाब रही। बट इन द लास्ट डिकेड चाइना एंड इंडिया हैज अ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशन। बट अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, लास्ट 10 सालों की, तो इंडिया और चाइना के कोऑपरेटिव और दोस्ती भरे रिलेशन देखने को मिलते हैं।
India's Prime Minister Sri Narendra Modi invited Sri Jinping, the Prime Minister of China, to the riverfront Ahmedabad for the coastry visit. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर श्री जिनपिंग को रिवरफ्रंट अहमदाबाद पर भी बुलाया हुआ है विजिट के लिए. नेक्स्ट आता है इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप. बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मैनी स्ट्रगल इन द ईयर 1971. बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 1971 में उनको फ्रीडम मिली थी. बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री एज अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान. पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का पार्ट था, बाद में वो खुद इंडिपेंडेंट हुआ और अलग कंट्री बनी. As a new upcoming country, India helped Bangladesh financially, technically and physically by giving equipment for its growth and development. क्योंकि बांग्लादेश अच्छा ग्रो करे इसलिए इंडिया ने उनको फाइनेंशियली, टेक्निकली, फिजिकली हर तरीके से इक्विपमेंट वगैरह दे के उनकी डेवलपमेंट में मदद की थी. बट देयर आर सर्टेन इशू व्हिच हैज बीन राइजिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. पर भी कुछ इशू देखने को मिलते हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अराइज हुए. ये यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम गंगा रिवर and its proper channelizing has been talked about between the two countries. गंगा नदी का पानी कौन कितना यूज करेगा और किस तरीके से गंगा नदी की चैनलाइज होगी, इसके बारे में दोनों कंट्री के बीच में बहुत बातें हुई है. ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज इंडिया हैज हेल्प्ड इमिनेंसली. ठीक है, बांग्लादेश में जब साइक्लोन आया था, फ्लड आई थी, नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो इंडिया उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है. इन 2015 concrete talks have been taken in place matter of dispute geographical land region in the citizenship of people. 2015 में बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल रीजन को लेके और सिटीजनशिप को लेके भी इंडिया और बांग्लादेश की बातें चली थी. नेक्स्ट आता है इंडिया एंड भूटान. A peaceful and cordial friendship treaty has been signed between India and Bhutan in the year 1949. इंडिया और भूटान के अंदर एक ट्रीटी साइन हुए कि हम लोग हमेशा दोस्ती भरे रिलेशनशिप रखेंगे 1949 में. भूटान हैज ट्रस्टफुली साइडेड इंडिया इन इट्स सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज. हर बार भूटान ने इंडिया की साइड ली है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अंदर. इंडिया एश्योर्ड टू एड भूटान इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया ने भूटान को टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद की है. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter Indian President too had visited Bhutan in the year 1970. ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में भूटान विजिट किया था. उसके बाद दूसरे अलग अलग हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने भी 1970 के अंदर भूटान को विजिट किया हुआ है. इंडिया हेल्प भूटान इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1971. जब 1971 में भूटान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना था तब इंडिया ने उनकी मदद की थी. देयर इज नेवर अ ट्रबल्ड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान. कभी भी इंडिया और भूटान के बीच में कोई खराब रिलेशन देखने को मिले नहीं है. इंडिया's प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड भूटान इन द ईयर 2014 एंड सेड दैट इंडिया's प्रोग्रेस हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज. जब नरेंद्र मोदी 2014 में भूटान विजिट किया था तब उन्होंने बोला था कि जितना भी ग्रोथ इंडिया करेगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट भूटान पर आएगा. The inter-security related cooperation has been done satisfactorily. और हमारी सारी जो इंटर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन है इंडिया भूटान का वो अच्छे से रहता है. नेक्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका. द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज वेरी ओल्ड. इंडिया और श्रीलंका के बहुत पुराने रिश्ते हैं. Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled there. बहुत सारे हमारे तमिलियन जो है वो श्रीलंका में जाकर सेटल हुए. Their citizenship was the main issue between India and Sri Lanka, but continuous talk has resolved it. बहुत ज्यादा सिटीजनशिप को लेके प्रॉब्लम थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो बात करने के बाद अभी सॉल्व हो चुकी है. The problem of Tamilian and peaceful talks between Tamil organization and Sri Lankan government as the priority of India. जो तमिलियन वहां पर रहते हैं वो पीसफुल रहे, उनके कोई प्रॉब्लम ना, ये मेन हमारी प्रायोरिटी थी तमिलियन ऑर्गेनाइजेशन की और श्रीलंकन गवर्नमेंट की. India's Prime Minister Sri Narendra Modi visited the troubled region of Tamilians in Jaffna on 13 March 2015. 2015-13 मार्च को हमारे जो तमिलियंस है जो जफाना के अंदर रहते हैं श्रीलंका में, जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए थे. इंडिया असिस्ट फाइनेंशियली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेज ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिलियन. जितने तमिलियंस यहाँ से वहां गए थे श्रीलंका में तो तब इंडिया ने 27,000 घरों को बनवाने में मदद की थी. टुडे इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन. और आज इंडिया और श्रीलंका के अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है इंडिया एंड नेपाल. द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन द ईयर 1950. 1950 में जब हमने नेपाल के साथ ट्रीटी साइन की तब इंडिया और नेपाल के रिलेशन शुरू हुए थे. According to the treaty, both countries are considered to be the sovereign and to preserve religion unity as well as combination of citizen in both the
कंट्रीज। जब दोनों ट्रीटी साइन की थी दोनों कंट्री ने, तो ये डिसाइड हुआ था कि दोनों कंट्री हमेशा सोवर्जन रहेगी, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगी, यूनिटी के साथ रहेगी, कम्युनिकेशन दोनों सिटीजन के बीच में अच्छे से रहेगा। इंडिया हैज हेल्प नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से इंडिया ने नेपाल की मदद की हुई है। नेपाली स्टूडेंट्स विजिटेड इंडिया फॉर हायर स्टडीज, नेपाली के जो स्टूडेंट्स है वो सारे हमारे इंडिया के अंदर हायर स्टडीज के लिए आते हैं। द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयंस कम फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ नेपाल, ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली। ठीक है, बहुत सारे जो हिमालय की रिवर्स है जो नेपाल से आती है बाद में इंडिया के अंदर आती है, जो रेन के टाइम पर इंडिया के अंदर थोड़ा फ्लड जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। टू स्टॉप द फ्लड ड्यू टू दिस रिवर टॉक्स हैव बिगन बिटवीन दिस टू कंट्रीज। ठीक है, ये फ्लड को रोकने के लिए दोनों कंट्री के बीच में बहुत बार बातचीत हुई है। On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake on the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 1,000 people. India aid to relief and rehabilitation work in the area affected by earthquake. 25 अप्रैल 2015 में जब नेपाल में 7.8 स्केल का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तब 8,000 लोगों की मौत हो गई थी नेपाल के अंदर। तब इंडिया ने बहुत ही अच्छे से सारा रिलीफ वर्क किया था, रिहेबिलिटेशन वर्क किया था और उनको पूरा सपोर्ट किया था उनके अर्थक्वेक के टाइम पे। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कैसे? इंडिया इज वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। इंडिया इज लार्ज हार्टेडली कंट्रीब्यूटेड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, लाइक कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन। कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की है। इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंडिया ने फाइनेंशियली उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। During natural calamities, also India helped financially the construction of Afghanistan parliament building is done by India. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज में भी बहुत ज्यादा मदद किया। उसके अलावा अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। लास्ट है इंडिया और म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, इज वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, हमारे रिलेशन अच्छे देखने को मिलते हैं। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला वैसे 1948 में म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला था। फ्रॉम दैट टाइम रिलेशन हैज बीन फ्रेंडली। ठीक है, तब से हमारे रिलेशन फ्रेंडली देखने को मिलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज डिमांडेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैज हेल्प्ड देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फाइनेंशियली साउंड। जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने इंडिया से फाइनेंशियल डिमांड की थी कि हमें थोड़ी पैसों की जरूरत है, तब इंडिया ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी, क्योंकि इंडिया चाहता था कि म्यांमार फाइनेंशियली साउंड हो, अच्छा साउंड हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टू हैव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। Furthermore, Indian foreign policy ensure friendly and cordial relation with the neighboring countries, but there always has been a rise and fall in this relation among various reasons. इंडिया ने हमेशा फॉरेन पॉलिसी अच्छी रखी है, पीस वाली रखी है, शांति प्रस्ताव के साथ रखी हुई है, फॉरेन पॉलिसी हमेशा फ्रेंडली रखी है, नेबरिंग कंट्रीज को हमेशा मदद की हुई है। बट ये सारे रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द अलग अलग रीजंस की वजह से। यहाँ पर ये चैप्टर इन डिटेल कंप्लीट होता है। हमने बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर देख लिया है। आप बताइए कमेंट्स में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, नेक्स्ट चैप्टर कौन से कवर करने। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।